Hello, nuns and monks. My name is Mudra Kumar, and I welcome you all to the Millennial Monk Podcast. We have with us superstar academic Professor Purushottam Agarwal. Let's just take a small look at his literary career. Professor Agarwal has written 11 books. He came into literary spotlight with his book अकत कहानी प्रेम की, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, and it was very well received. It caused a lot of debate and discussion. यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने एक पैनल रेडी किया जहाँ पे पहली बार एक नॉन यूरोपियन लैंग्वेज पे लिखी हुई किताब को डिबेट और डिस्कस किया गया। ये किताब जो है एक तो कबीर और भक्ति लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रही है। इस किताब के जरिए उन्होंने अपने रिसर्च के जरिए एक नया आइडिया दिया, वर्नैक्युलर मॉडर्निटी। हम जिसे मॉडर्न होना कहते हैं, हम समझते हैं एक तो वेस्ट की उपज है, ये वेस्ट से हमें भारत में अब दुनिया भर को वेस्ट से मिली है। पर प्रोफेसर ने ये कहा है कि हर भाषा की, और खासकर वो भाषा जो आम आदमी की भाषा है, ना कि संस्कृत या उर्दू या फारसी, पर आम आदमी की भाषा जिसमें आप और हम बात करते हैं, उसमें भी एक मॉडर्निटी का एक बीज होता है। ये सर ने अपनी रिसर्च के थ्रू बताया। उनकी अगली किताब जो थी वो थी नाकोहस, जो बहुत फेमस हुई। नाकोहस इज़ अ डिस्टोपियन नॉवल, क्वाइट लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1984। इट्स अ ऑरवेलियन लुक एट द वर्ल्ड। नाकोहस का फुल फॉर्म होता है, एंड बी रेडी फॉर इट, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स। क्या आपको आज के समय के साथ में कुछ कोइंसिडेंस लग रहा है? खैर काफ़ी पहले लिखी थी, पर यह हर वक्त के लिए एक सत्य है एक तरीके से। उनकी अगली किताब थी पद्मावत। आफ्टर 30 years of engagement, Professor, as a teacher, one of the most moving moments of his career came while delivering Padmavat to his students. There are accounts of students crying in the middle of the lecture because, of course, because of Professor's lecture, but also of Malik Muhammad Jayasi's genius. His next book is Kabir Kabir, written on the poet philosopher Kabir. This book, in opposition to Akat Kahani Prem Ki, is not academic in its approach, but it is meant to reach out to as many people as possible. So I wholeheartedly recommend Kabir Kabir to you. The links in the description. In the pipeline, sir is always writing a lot of books. In the pipeline, there is the revised edition of Kabir Kabir coming, and the new edition of Kabir Granthavali. Moreover, another book that is there that I'm really excited for is the Reflections on Mahabharata. Professor, I welcome you again to Millennial Monk Podcast. Thank you, Mudra. Sir, in the first episode, we spoke about the idea of India and what makes India so special. We spoke about what constitutes this idea, what are the principles behind it, and why are they important. Since we spoke of that idea of India, today I want to contextualize this debate. ये एक आपका आइडिया हो गया सर, ऐसे बहुत सारे आइडिया है, और खासकर आजकल जो आइडियाज़ पॉपुलर हैं वो बहुत पोलराइज्ड आइडियाज़ हैं। आप जिस इंक्लूसिविटी और डिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक आज के भारत की लास्ट प्रायोरिटी लगती है। जिस तरीके का माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है लास्ट प्रायोरिटी है। हम ओपन माइंडेडनेस की बात कर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आज का डिस्कोर्स है क्या? इज इट हिंदू वर्सेस मुस्लिम? इज इट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? ये है क्या? और जब इतनी पोलराइजेशन है तो उसमें एक इंक्लूसिविटी का, एक फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक मध्य मार्ग, ये हम कहाँ से लाएंगे सर? एक्चुअली मुद्रा, अगर आज के डिस्कोर्स को सही अर्थ में सम अप करें तो वो डिस्कोर्स है एक सैनिटी वर्सेस स्टुपिडिटी, टू पुट इट क्वाइट सक्सेंटली. It's not merely a question of one political party against the other. एक जो समाज में बेसिक सैनिटी होनी चाहिए. अब इस सैनिटी को आप कैसे देखते हैं? जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी कोई चॉइस का मामला नहीं है. इट इज़ योर एग्जिस्टेंशियल कंडीशन. सो एनीथिंग विच इज़ अनकम्फर्टेबल विद डाइवर्सिटी, या जिसका प्रोजेक्ट ही है डाइवर्सिटी को ख़त्म करना, वो सैनिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती. नंबर एक. नंबर दो, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और ख़ास करके रिलीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो
एक बात हर रिलीजन के मानने वालों को समझनी चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, वॉट एवर रिलीजन्स यू हैव, every religion or every religious group has to surrender some of its insistences if they want to live and take benefits from a modern society and a modern state. I'll explain. अगर कोई मुसलमान है तो ये बात समझ में आती है कि उसके लिए प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद साहब का एक रुतबा है, एक जलवा है, बल्कि वो लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट मैसेंजर फ्रॉम गॉड है वो। लेकिन ये कोई गैर मुसलमान तो नहीं मानता। अगर कोई गैर मुसलमान ही मानने लगेगा तो वो मुसलमान ही हो जाएगा। तो क्या कोई गैर मुसलमान इस बात का एक सम्मान कर सकता है, इस बात के प्रति एक स्पेस ऑफ रेस्पेक्ट दे सकता है? जरूर दे सकता है, और वो सबको देना चाहिए। ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे, आई डोंट बिलीव दैट। या कोई किताबें इनफॉलिबल हैं, या भगवान राम अवतार थे, मेनी पीपल डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव इन अवतारवाद। तो अब सवाल ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को दे हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर रिलीजियस इंसिस्टेंसेस। अभी जो हुआ, मैं अगर बिल्कुल कॉन्टेक्स्टलाइज करने की बात आपने कही, तो लेट मी टॉक इन अ वेरी कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट। मोहम्मद साहब के बारे में बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी हदीस हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आज आपको अटपटी लगती हैं, लगेंगी ही। लेकिन ये केवल मोहम्मद साहब के बारे में तो है नहीं। तमाम सारे जो देवी देवता हैं, और केवल हिंदू धर्म के या इस्लाम के नहीं, ईसाइयत के भी और दूसरे उसके भी, उनके बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के पैमानों पर अटपटी लगती हैं। आज वैसा कोई करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। किसी स्त्री के 5 पति, आज बहुत अजीब लगेगी बात, लेकिन है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति की अनेकों पत्नियां, बहुत अजीब लगेगी, लेकिन अभी 100-150 साल पहले तक इट वाज कॉमन प्रैक्टिस थी। अब सवाल ये है कि इस तरह की बातों को एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, एक पब्लिक मीडियम में इतने एग्रेसिव और भद्दे ढंग से कहना, ये पोलराइजेशन की तरफ समाज को धकेलना है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री। ये बहुत बड़ी गलती है। ये एकदम ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में उस पार्टी को, पूरे समाज को सोचना चाहिए, और उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए कि जुबान पे काबू रखना सीखिए। एक तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यहाँ तो कुछ होता नहीं है, यहाँ बहुत कुछ होता है, दिमाग में कुछ नहीं होता, जुबान पे बहुत कुछ होता है। तो सच पीपल शुड बी ट्रेन टू कीप कंट्रोल ऑन देयर टंग्स। नाउ, अब उस व्यक्ति ने कुछ कहा, उसके खिलाफ उसकी पार्टी ने एक्शन लिया, इंटरनेशनल प्रेशर में लिया, कोई बड़ी ईमानदारी से नहीं लिया, केवल प्रेशर की वजह से लिया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसकी आपको मांग करनी चाहिए। लेकिन टू इंडल्ज इन वायलेंट प्रोटेस्ट्स, दिस इज नॉट डन। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आप अगर ये चाहते हैं कि लोग आपके धर्म, आपके प्रॉफिट या आपके देवता या आपके अवतार से प्रेम करें, तो उसका रास्ता डराना नहीं। आप लोगों को डराएं तो जाहिर है कि रिएक्शन होगा। और इस तरह कुल मिलाकर के जो लोग इन प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं या वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो असल में इस देश में उन्हीं पॉलिटिकल फोर्सेस को मजबूत कर रहे हैं जिनको डाइवर्सिटी से प्रॉब्लम है, जिनको इंक्लूजन से प्रॉब्लम है, जिनको हर तरह के डेमोक्रेटिक और सोशली जस्ट स्ट्रक्चर्स से प्रॉब्लम है। सो दे आर प्लेइंग विद फायर। आई एम सेइंग दिस वेरी कैटेगरिकली। मैं इस तरह की बातें किसी भी प्रॉफिट के बारे में, किसी भी रिलीजियस हेड के बारे में इस तरह भद्दे ढंग से नहीं कहूँगा। बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट कंडोन एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट। तो मुद्रा भी आपने जिक्र किया मेरे उपन्यास का, नाकोहस, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स। ये उपन्यास असल में एक फैंटेसी है,
और इसी तरह की हालात से पैदा हुई फैंटेसी है कि बजाय इसके कि सब लोग अपनी अपनी भावनाओं का हिसाब अलग अलग करें, सरकार एक जिम्मेदारी ले ले। तो सरकार ने एक कमीशन बना दिया, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स, जिसमें वो खास करके इंटेलेक्चुअलों को ठीक करती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ही सेंटीमेंट्स ज़्यादातर हर्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन देवी जी को इंटेलेक्चुअल कह रहा हूँ, सी इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन आमतौर से तो अगर आप ऐसी स्थितियाँ चाहते हैं तो फिर तो किसी तरह की प्रोग्रेस समाज में संभव नहीं है। आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि आज दुनिया जहाँ पहुँची है, जो तरक्की हुई है, उसमें से बहुत सारी तरक्की उन चीज़ों के कारण हुई है जिन्हें अपने समय में ब्लास्फेमी कहा गया था। यानी अगर 15वीं-16वीं सदी के यूरोप में वैज्ञानिकों ने ब्लास्फेमी ना की होती तो आज तक सूरज ही धरती के चक्कर लगा रहा होता। दैट वाज अ ब्लास्फेमस स्टेटमेंट एंड पीपल हैड टू पे फॉर दैट। तो इसलिए अगर आपके महाराष्ट्र में 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने ब्लास्फेमी ना की होती तो छुआछूत आज भी जारी होती। एम आई राइट? तो इसलिए ये जो धारणा है कि साहब आप हमारे देवता, हमारे पैगंबर, हमारे भगवान, हमारे स्क्रिप्चर के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम आपकी जान ले लेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। दिस कैन नॉट बी अलाउड और टॉलरेटेड इन एनी सोसाइटी। एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, टॉलरेंस की बात बहुत होती है, लेकिन अब वक्त आ गया है जबकि हम टॉलरेंस की एक ये बात भी ध्यान में रखें कि टोटल इंटॉलरेंस फॉर इंटॉलरेंस। कई बार ये टॉलरेंस के फेर में क्या होता है कि जो हेट पॉलिटिक्स, इनटॉलरेंट पॉलिटिक्स का प्रचार करने वाले लोग हैं, दे गेट अ फ्री राइड। वो नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी अलाउड। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ कि आप एक जानबूझ के प्रवोक करना, भद्दी बातें करना, ये गलत है, इसको कतई एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। और आज की हालत में तो सच में मानता हूँ मुद्रा कि असल में तो एक्शन टीवी चैनल्स के खिलाफ होना चाहिए। जिस तरह की बेवकूफ़ियों का आप प्रचार कर रहे हैं, अब ये बनारस काशी वाले मामले को ही ले लें, रिपोर्ट अभी आई तक नहीं है सर्वे की, एंड यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ थिंग कि वहाँ तो शिवलिंग है। किसने कहा शिवलिंग? इज देयर एनी ऑफिशियल रिपोर्ट? Has the court appointed commissioner of inquiry given his report? रिपोर्ट सिलेक्टिव ढंग से लीक की जा रही है, उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है और आपने ऐसी हालत क्रिएट कर दी है कि कोई ये कहे कि वो शिवलिंग नहीं है तो आप उसकी जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। फिर इस बीच में आप प्रॉफिट को ले आते हैं। उधर मुसलमानों में भड़काने वाले कम नहीं है। यानी वो जो पोलराइजेशन, वायलेंस, एक कांस्टेंट टेंशन, इसलिए मैंने कहा जहाँ से बात शुरू की थी कि इस समय सवाल हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है। इस समय सवाल फंडामेंटली सैनिटी वर्सेस स्टुपिडिटी का है। सर, नेचुरल क्वेश्चन दैट अराइजेस आफ्टर दिस इज अबाउट व्हाट अबाउट यू। उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं रुके? बहुत साल हो गए भाई, हम हमारे नेताओं ने हमें रोक के रखा है, बहुत साल हो गए हम चुप रहे, अब हमको चुप नहीं रहना। इतने हमारे मंदिर तोड़े, ये तोड़े, वो तोड़े, जो हिस्ट्री में जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि मुझे इस समय पागलपन का दौरा पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि चूंकि प्रोफेसर साहब पागल हो गए तो मैं भी हो जाऊँ? नहीं, कॉमन सेंसिकल सवाल है। मैं अगर अभी मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, पागलपन का ना सही, मान लीजिए मुझे दिल का दौरा पड़ जाए और मैं गिर पड़ूँ, तो आप मेरा इलाज करेंगे या खुद भी छाती पकड़ कर लेट जाएंगे कि मुझे भी दिल का दौरा पड़ना चाहिए? What nonsense is this? सर, जैसे शशि थरूर ने, he got really famous because of the historical wrongdoings that the Brits did to India. उन्होंने जो किया था, उनका कहना है कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, भाई हमने ऐसा किया है। कई ऑन द राइट ऑल्सो फील कि एक ऐसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ऐसी रॉन्ग डूइंग्स हुई है, इस तरह से टूटे हैं। ओके, आई विल टेल यू समथिंग। पहली बात तो ये कि शशि थरूर ने तो ये किताब अभी लिखी है। जी जी। मेरी जो किताब है अकत कहानी प्रेम की, जो 2009 में छपी थी, इफ़ यू रिकॉल, उसका पूरा एक चैप्टर इसी पर है, द इल इफेक्ट्स ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर।
on understanding of India of itself. थरूर साहब केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं. मैं अपनी किताब में, एंड ऑल्सो इन कबीर, so it's available in English also. My critique of colonization is not merely about economic colonization. It's about also the cultural and epistemological colonization and exploitation. Having said that, सही है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. किसकी? The British government today is the legal and political heir to the British Empire, isn't it? हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, क्या वो मुगलों के या तुर्कों के उस सेंस में उत्तराधिकारी हैं? हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी, दक्षिण में जैन मंदिर तोड़े गए, बौद्ध मंदिर तोड़े गए, तो उसकी जिम्मेदारी वैष्णव लेंगे, आज के वैष्णव लेंगे. ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट है, जानबूझकर डिस्टॉर्ट किया जाने वाला आर्गुमेंट है. आप अगर कोई एक देश ऐसा हो जो अभी भी, जिसको मुगल डायनेस्टी रूल कर रही है, तो आपकी बात समझ में आती है. हिंदुस्तान को मुगल डायनेस्टी रूल कर रही है या खिलजी डायनेस्टी रूल कर रही है? भैया मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान हैं. उनमें से जो ये कहें कि वो तोड़ के अच्छा किया, उनको आप एज पर लॉ पनिश कीजिए. लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप अगर इस तरह जिम्मेदार ठहराएं मुद्रा जी, तो फिर अनटचेबिलिटी की भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए. बिल्कुल. फिर जो गैर हिंदू मंदिर या गैर हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप तोड़े गए, उनकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए. पैट्रियार्की की भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए. अब हमारी माँ, बहन, पत्नी सब हमारी पिटाई करना शुरू कर दें तो तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए, तो अब हम हिसाब चुकाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? जी. जब आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो यू आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टेट. कॉन्गो में जो कुछ किया बेल्जियम ने, उसकी जिम्मेदारी की बात की जाती है. आई मीन, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी पुट इट दिस वे. यूरोप में जर्मन स्टेट ने हॉलोकॉस्ट किया, हिटलर की स्टेट ने, थर्ड राइक ने, तो क्या आज के जर्मनों को जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए? दे डिस्ट्रॉयड दैट स्टेट. जर्मन स्टेट डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ टू बी अ डिसेंडेंट्स और हेयर ऑफ थर्ड राइक. यस. ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है, कोई मतलब नहीं है. क्योंकि इस तरह अगर आप जिम्मेदारी लेते रहेंगे और इस तरह अगर आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को ठीक करते रहेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं. वो जो यूथ है सर, जो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो जो यंग आदमी है जिसको वो बातें चुभती है, ऑपोजिट, मे बी इट्स अ रॉन्ग टर्म, बट जो वो मानता है ऑपोजिट कम्युनिटी है, हिंदू हो तो उन्हें लगता है कि उनके ख्यालात गलत है, पुराने हैं, वो हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा. उस यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? इस झमेले से कैसे बाहर निकले वो सर? मैंने अभी कहा, मैं उसको फिर से दोहराता हूँ. एवरीबडी हैज अ राइट टू हिज और हर फेथ एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन डिसेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहे कि साहब चाइल्ड मैरिज इज पार्ट ऑफ माई फेथ सिस्टम, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट. होगा आपका फेथ सिस्टम, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. कोई ये कहे कि पॉलीगैमी इज पार्ट ऑफ माई फेथ सिस्टम, अनटचेबिलिटी इज पार्ट ऑफ माई फेथ सिस्टम, नो सर, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. यही मैंने कहा था, अभी मैं फिर से दोहराता हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि एवरी रिलीजियस ग्रुप और एवरी रिलीजियस ट्रेडिशन विल हैव टू सरेंडर सम ऑफ इट्स पार्ट्स यस, in order to live in a properly modern and democratic society. ये बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा. यस. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, वो भी मैं पहले ही कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ, कि यू कैन नॉट गो ऑन करेक्टिंग और रेक्टिफाइंग द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. एंड अगेन टू रिट्रेट, कैन नॉट कंपेयर द सिचुएशंस ऑफ colonizing powers, you cannot compare them with communities. अगर मान लीजिए कि कोई अरब देश, सऊदी अरेबिया, वो किसी देश पे हमला कर दे और वहाँ अत्याचार करे, या भारत हमला कर दे और अत्याचार करे,
तो ये आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भारत सरकार को लेनी चाहिए, सऊदी अरेबिया की सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई हिंदुस्तानी जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल हिंदुस्तानी है, वो रहता है यूरोप में, और यूरोप के लोग कहें कि आप जिम्मेदारी लीजिए, वो क्यों ले? अभी भी जैसे जो बात हो रही है, तो जो कंट्रोवर्सी चली, कुछ अरब देशों ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अपोलोजाइज। व्हाई? दैट पार्टी में भी शुड अपोलोजाइज। दैट स्टेटमेंट वाज नॉट मेड बाय द official of government of India. That statement was made by the official of a party. That party, if they want to, they should apologize. Government of India has no business to apologize. That's it. तो ये तो सबको समझना पड़ेगा बंद, सबको ये मानना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी को ये विश्वास है कि वो माने कि उसका धर्म भगवान का दिया हुआ है। मैं तो नहीं मानता, मैं खुद अपने धर्म के बारे में नहीं मानता, और मुझे अपने आप को ये कहने में कोई वो नहीं है, आई एम हिंदू, वेरी मच है हिंदू। लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जो हिंदू नहीं है वो ये मान ले कि जो कुछ मैं मानता हूँ वो कैसे मान लेगा? वो हिंदू हो जाएगा अगर मानने लगेगा। तो दैट हैज टू बी देयर। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि माई स्क्रिप्चर्स शुड रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट कैन नॉट बी एंड इट शुड नॉट बी। सो इस मामले में तमाम नौजवानों को बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका फेथ सिस्टम और जिस मॉडर्न और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप जीना चाहते हैं, उनमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत क्रिएटिवली और बहुत सेन ढंग से उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। मॉडर्न सिस्टम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ मीडियम ऑफ फुलफिलिंग योर रिलीजियस फैंटेसीज। ये नहीं हो सकता। सर, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इससे हम कह सकते हैं कि हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेक्युलर होना ऐसा लगता है आज के ज़माने में एक गाली है। किसी को सेक्युलर कहो तो मतलब आप उसका अपमान कर रहे हो ऐसा लगता है। तो सर, ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है, और क्या हमने ये वेस्ट से इनहेरिट किया है, और ये एक सोर्स से आया या अलग अलग जगह पे डेवलप हुआ है? कैसा है, कैसे समझे सर हम इसे? I'll try to address this question, and not only this question, बल्कि many questions which you have not asked but are implied in your anxiety or concern, one by one, and विस्तार से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि वेस्ट से हमने बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं जी, और कोई भी चीज़ इसलिए डिस्कार्ड करने लायक नहीं हो जाती कि हमने वेस्ट से अडॉप्ट की, क्योंकि अगर इस तरह से आप चलें तो आपने डेमोक्रेसी भी वेस्ट से ही अडॉप्ट की, और जो कपड़े आप पहने हुए हैं वो भी आपने वेस्ट से ही अडॉप्ट किए। इसलिए, और जिस तरह के मकान में हम लोग बैठे हुए हैं ये भी वेस्ट से ही अडॉप्ट किया है। तो इसलिए एक तो ये जो एक पिक्यूलियर किस्म का इंडिजिनस प्यूरिटनिज्म का जो तर्क है, ये बकवास है। साफ कह रहा हूँ मैं, 2 शब्दों में कह रहा हूँ, और ये दुनिया के हर समझदार देश में ये बात देखी जाती है। आप चले जाइए यूएसए, यानी छोटे छोटे शहरों में घर घर में योगा सेंटर्स खुले हुए हैं। उन्होंने देखा कि भाई एक अच्छी चीज़ है, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छी है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ओरिएंट योर माइंड। तो दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो कहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया। नॉट ओनली यूएस, एनी सोसाइटी, आपका अपना देश भी, जैसा मैंने उदाहरण दिया आपको, पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम, पूरा मतलब बाइकैमरल पार्लियामेंट का सिस्टम, ये सब अपने वेस्ट से ही अडॉप्ट किया। सो सेकुलरिज्म की ये क्रिटिक फिजूल की है कि एडॉप्टेड, नंबर 1। नंबर 2, अगेन कमिंग बैक टू दी डिस्कशन विच वी वर हैविंग इन द लास्ट एपिसोड, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था मुद्रा, वो केवल राजनीतिक आज़ादी का मूवमेंट नहीं था, वो सोशल रिस्ट्रक्चरिंग का भी मूवमेंट था, एंड इट वाज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल एक्सरसाइज ऑल्सो। उन्होंने बहुत कुछ अडॉप्ट किया और अपने ढंग से उसको हिंदुस्तान के अनुकूल ढाला। सेकुलरिज्म का जो टेक्निकल डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि टोटल सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि यूरोप में 16वीं 17वीं सदी तक सारे यूरोप को चर्च डोमिनेट करता था, बल्कि एक तरह से यूरोप को कहा जाता था होली रोमन एम्पायर। और चर्च के, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह में प्रोटेस्टेंट चर्च बना, जी,
तो कुछ स्टेट्स के लिए प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो स्टेट रिलीजन हो गया, और सारा झगड़ा वो स्टेट और चर्च एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए थे। सो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ये आइडिया डेवलप हुआ कि स्टेट और रिलीजन को एक दूसरे से अलग होना चाहिए। जी। स्टेट चॉइसेस शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय रिलीजियस कंसिडरेशंस एंड वाइस वर्सा। एंड इट हैज अ ब्लडी हिस्ट्री इन यूरोप। इट टुक अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट टू रीच दिस कंक्लूजन। इसके बावजूद कई मायनों में और सिंबॉलिकली अभी भी स्टेट और रिलीजन यूरोप में भी उस तरह मैकेनिकली अलग अलग नहीं है। आप सब लोग नौजवान लोग हैं, आपने देखा होगा अमेरिकन ओथ टेकिंग जब होती है प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग जब होती है तो कैसे होती है, आप बताइए मुझे। शायद बाइबल पर हाथ रख- रखते, बाइबल पर हाथ। जी जी जी। और अमेरिका थ्योरेटिकली सेकुलर स्टेट है, लेकिन बाइबल पर हाथ रख कर ही अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है। आज तक मुझे कोई राष्ट्रपति याद नहीं है अमेरिका का जिसने गीता या कुरान तो छोड़ी है, मतलब ये कह कर शपथ ली हो कि विदाउट एनी रिलीजियस दिस थिंग आई, अपनी कॉन्सेंस के नाम पर। आपके संविधान में व्यवस्था है। आपके महाराष्ट्र के जो बहुत सम्मानित नेता हैं शरद पवार, वो कभी गीता के या भगवान के नाम पर शपथ नहीं लेते, वो अंतरात्मा के नाम पर शपथ लेते हैं। एंड दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेड इन इंडियन सिस्टम। तो वो बाइबल के नाम पर शपथ लेता है अमेरिकन राष्ट्रपति। इंग्लैंड के राजा को अभी भी एंग्लिकन चर्च का संरक्षक माना जाता है। तो इस तरह का सिंबॉलिज्म अभी भी मौजूद है। अमेरिकन करेंसी नोट्स पर छपा रहता था, शायद अभी भी छपा रहता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। यस, अभी भी छपा रहता है संभवतः। तो एक तो ये कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि रिलीजन और स्टेट पूरी तरह अलग हो। जी। लेकिन जो उदाहरण मैंने दिया उसको अब हम आगे चलाएं। ये मानना निहायत गलत है कि रिलीजन इज एब्सोल्युटली अ प्राइवेट मैटर। नो, इट इज नॉट। रिलीजन इज अ कलेक्टिव मैटर ऑल्सो। दूसरी बात ये कि रिलीजन और कल्चर का संबंध बड़ा इंटरडिपेंडेंट है। जी। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, लिटरली इसका मतलब होगा संस्कृत ग्रामर के हिसाब से या तो फर्स्ट पर्सन इसका मतलब होगा, और या फिर इसका मतलब ये होगा कि द बेस्ट अमंग मैन। बट एज वी ऑल नो दिस वर्ड हैज अ सर्टेन रिलीजियस कनोटेशन। यस। This is used as an adjective for two of the most prominent avatars, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम। तो अब मैं कितना भी सेकुलर हो जाऊं, मेरे नाम का तो एक रिलीजियस कनोटेशन है। सर बता दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम है कौन हमारे ऑडियंस के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण को कहते हैं। तो पुरुषोत्तम वो एक रिलीजियस कनोटेशन उसका बन जाता है। दुनिया का कोई कल्चर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस कनोटेशन ना हो। इसलिए ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लोगों की ग्रेट इंसाइट थी कि उस तरह का मैकेनिकल सेकुलरिज्म तो हिंदुस्तान में चल ही नहीं सकता, कहीं नहीं चल सकता, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं चल सकता। देयरफॉर आज़ादी के पहले जो फ्रेज इस्तेमाल होता था और आज भी होता है वो है सर्वधर्म समभाव, या स्टेट सभी धर्मों से एक सी दूरी रखेगा, स्टेट सभी धर्मों का एक साथ सम्मान करेगा। इसी की सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस आप देखिए, जिस पर आज हालत ये हो गई है कि लोगों को ऐतराज़ होने लगा है कि भारत का प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में चादर भी भेजता है और दशहरे के दिन जाके दिल्ली की रामलीला में तिलक भी करता है राम जी। धनुष भी छोड़ते हैं अनसक्सेसफुली। अच्छा भाई दवे, किसने शुरू की थी ये दिल्ली की रामलीला, जो इतनी मशहूर रामलीला है? ये शुरू की थी बहादुर शाह जफर ने, द लास्ट मुगल किंग। बहादुर शाह जफर की शुरू की रामलीला है। तो हमारे यहाँ अपने तरह के सेकुलरिज्म की एक ट्रेडिशन रही है। खुद बाबर ने हुमायूं को अपनी वसीयत में लिखा था कि हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो यहाँ उस तरह से नहीं चलेगा राज। उसके भी पहले मुस्लिम थियोलॉजियंस ने, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस के विचारकों ने हिंदुस्तान में दे इवॉल्व द आइडिया ऑफ जहांदारी। इस्लाम में यह है कि शरीयत के मुताबिक शासन होना चाहिए। दे सेड नो,
शरीयत अपनी जगह, हम तो जहांदारी का लिटरल मतलब ही होता है सेकुलरिज्म। जहांदारी का मतलब है दिस वर्ल्डली। तो दे रूल्ड इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जहांदारी। इसीलिए आप देखिए दुनिया के किसी और देश में ऐसा हुआ है, आप खुद याद करके बताइए, कि लगभग 800 साल मुस्लिम हुकूमत रही हो और फिर भी मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी रही। आज़ादी के पहले भी मुसलमान मेजॉरिटी नहीं थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे वर अ माइनॉरिटी आफ्टर 800 years of so called Muslim. So some might associate that with Hindu strength. Well, that can be a matter of separate discussion. Just to remind your audience, the greatest generals of Muslim emperors like Akbar and Aurangzeb were Hindus. Not only of Akbar, but Aurangzeb. The most reliable generals of Aurangzeb were Jai Singh and the other man was King of Jodhpur, क्या नाम था उनका, I am forgetting at the moment, but Raja Jai Singh and that Raja of Jodhpur, they were the most reliable generals. शिवाजी को औरंगजेब तक ले जाने के लिए कन्विंस जय सिंह ने ही किया था. जय सिंह led the expedition against शिवाजी. ओके, जगत सिंह, दी अदर जनरल वाज जगत सिंह. तो ये तो छोड़िए आप, हिंदू रेजिस्टेंस और ये सब, इन सब बातों को छोड़िए. लेकिन जो बात हम कह रहे थे, जो हम बात बीच में इधर एक थोड़ा डाइग्रेशन हो गया. आज़ादी के बाद आप ध्यान दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वर्सन डज नॉट टॉक ऑफ धर्मनिरपेक्षता, इट टॉक्स ऑफ पंथ निरपेक्षता. पहले तो सेकुलर शब्द था ही नहीं संविधान में, क्योंकि ये मान लिया गया था कि इसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ इम्प्लाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स इम्प्लाइड इन आवर पॉलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब 1977 में संशोधन हुए, कई सारे संशोधन संविधान में किए गए, तो उस समय सेकुलर शब्द जोड़ा गया और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया पंथ निरपेक्षता. Right. Quite, it was a perfectly valid move, because in Indian linguistic tradition, dharma does not mean a belief system. Dharma means nature. Dharma means inherent characteristic of anything. Dharma means social order. मुद्रा, अगर आप और आपकी पीढ़ी के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने आसपास की हालत और अपनी भाषा को ही वैसे देखने लगें जैसे मैं चाहता हूं कि देखें और कुछ उसके लिए सुझाव देने की कोशिश करता हूं, तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी. मैं आप ही से पूछता हूं, पानी का धर्म क्या है? ये एक्सप्रेशन आपको अटपटा लगा क्या? पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलाना है. तो यहाँ धर्म का क्या मतलब है? इनहेरेंट नेचर, विदाउट एनी वैल्यू लोड. पानी आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं बहता, वो बहता है. इट्स इज धर्म. Yes. यही आपके साथ है, किसी भी चीज के साथ. इसी से एक लॉजिकल कंक्लूजन आगे निकलता है कि इनहेरेंट नेचर, स्वभाव, यानी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग. तो सोसाइटी की नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वो डिटरमाइन करने का काम धर्म का है. देयरफॉर धर्म इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन फेथ सिस्टम. Yes. So whether you believe in God or not, it's a different matter. But you follow the law or not, that's a question in which society should be interested. अब इसको अगर इस तरह कहें आप कि आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन रिलीजन एज सच इज नॉट मियरली पर्सनल, बिकॉज इट इज ऑल्सो कल्चरल, एंड कल्चर इज नॉट पर्सनल. कल्चर बाई डेफिनेशन इज कलेक्टिव. दूसरी बात ये कि धर्म का मतलब होता है एक सोशल सिस्टम, सोशल लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा. देयरफॉर वी कैन नॉट टॉक ऑफ धर्म निरपेक्ष इन दैट सेंस. तो हिंदुस्तान में जब हम सेकुलर की बात करते हैं, और सेकुलर लोगों को गाली लगता होगा, मुझे तो एक बैज ऑफ ऑनर लगता है, क्योंकि सेकुलर होने के जो मतलब मैं जानता हूँ और समझता हूँ, एक तो दिस वर्ल्डली,
तो वो दूसरी दुनिया कैसी है कैसी नहीं है वो भगवान जाने, मुझे तो पता नहीं। और भगवान भी होते हैं यानी ये भी भगवान ही जाने, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि किसी भी सोसाइटी के चलने के लिए सेकुलर के अलावा कोई तरीका है? नॉट एट ऑल। आपका अपना फेथ है, आप रखिए अपना फेथ। मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, यूरोप, दुनिया के किसी भी सभ्य देश का उदाहरण आप लीजिए। आपका अपना फेथ है, वो अपनी जगह। आपकी अपनी एक रिलीजियसिटी है, उससे जुड़ी हुई कल्चर है। द स्टेट शुड एकोमोडेट इट एज मच एज पॉसिबल। आप कहें कि साहब हम दिवाली इस तरह मनाते हैं, ज़रूर मनाइए। ईद इस तरह मनाते हैं, ज़रूर मनाइए। इनफैक्ट स्टेट शुड एनकरेज दैट, शुड पार्टिसिपेट इन दैट। उसी का रूप मैंने आपको बताया कि भारत का प्रधानमंत्री दशहरे पर तिलक भी करेगा, अजमेर में चादर भी भेजेगा, चर्चों में भी जाएगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप ये कहने लगें कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि लड़कियों का ब्याह 12 साल की उम्र में हो जाना चाहिए, स्टेट कैन नॉट अलाउ, बिकॉज योर कल्चर कैन नॉट बी अलाउड टू वायलेट द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, एज सिंपल एज दैट। आप कहें कि साहब हमारी पूजा में हम नारियल फोड़ते हैं, फोड़िए। आप कहें कि हमें पूजा करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, स्टेट कैन नॉट अलाउ दैट। नारियल इज ओके, इवन बकरा इज ओके, मुर्गा इज ओके, पर्सनली इट्स नॉट ओके सो फार एज आई एम कंसर्न, लेकिन एक हद तक चलिए ठीक है। बट कैन वी अलाउ ह्यूमन सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ फेथ? यू कैन नॉट। तो यही है, पॉलीगैमी का सवाल ले लीजिए, चाइल्ड मैरिज का सवाल ले लीजिए, अनटचेबिलिटी, यानी आपके सोशल बिहेवियर में जो डिस्टॉर्शंस आ गए, और इन डिस्टॉर्शंस की इनमें बेसिक कॉमन क्या है? डिनायल ऑफ इंडिविजुअलिटी। राइट। आप जिसको अनटचेबल मान रहे हैं उसको आप ह्यूमन बीइंग नहीं मान रहे हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को डिनाई कर रहे हैं। जब आप औरत और मर्द के अधिकारों में फर्क कर रहे हैं तो आप औरत की इंडिविजुअलिटी को, उसके ह्यूमननेस को डिनाई कर रहे हैं। नो डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न सिस्टम शुड अलाउ that kind of denial of humanity and individuality. That to my mind is the gist of actual secularism. Thank you so much for that, sir. I had so many questions, but I think you've answered them all that I prepared for this episode, and I think that's a lot of food for thought for all of us. I hope so. I hope so. So, Professor, thank you so much Great. for joining us today. And please like, share, comment, subscribe. Be respectful in the comments. And if you have any questions for Professor, please write them down. We would be more than happy to engage with them. See you in the next episode. Bye.